सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके मां बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने मां बाप के साथ रहता। मिहिर की मां हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर,
मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहाँ से क्यों आए तुम? वहाँ से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी, माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है।
और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी, सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें? मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा, एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की। ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी।
उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए
गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया। मैनेजर, जेसीबी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है, शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ। सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर, एक तांत्रिक बाबा का पता चला है। वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूँ, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर।
हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके। अरे सर, मगर गाड़ी निकालो। ओम ह्रीम क्लीम व्लीम क्लीम टिम स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है, सामने आ जा। बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम हिम क्लीम व्लीम टिम टिम स्वाहा। ओम हिम क्लीम व्लीम क्लीम टिम स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। आए रे, मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूतिया शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं।
मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे। इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूं, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा।